हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे ग्लैंस एकेडमी पर घटना चक्र 2022 की सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने संसदीय प्रक्रिया जो संसद की होती है कि किस तरीके से नियम बनाते हैं, किस तरीके से कार्य संचालन होता है, उससे संबंधित हमने नोट्स पढ़े और उस पर 50 MCQs लगभग किए थे। और आज बचे हुए लगभग 50 से 60 MCQs आज की क्लास में किए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो पहली हुई थी वो कब हुई थी या किसके संबंध में हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में? तो पहली हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में की गई थी। अगला प्रश्न है 52 नंबर पे, लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? यानी कब गतिरोध हो रहा है तो हम बुला सकते हैं। जैसे कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बिल्कुल अगर इस पर गतिरोध हो रहा है तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किया जाता है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में जी नहीं, धन विधेयक पे बिल्कुल भी गतिरोध होने पर आपकी क्या होती है कि संयुक्त बैठक नहीं बैठाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में तो इस पर भी नहीं होता है। तो दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत, तो केवल पहला सही है, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? धन विधेयक पे नहीं होगी, संविधान संशोधन पे भी नहीं होगी, विनियोग विधेयक पर भी नहीं होगी, केवल और केवल सामान्य विधेयक पर होगी। और राष्ट्रपति जो है कि इसको आहूत करता है यानी बुलाता है और लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक गलत, धन विधेयक गलत, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गलत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध होने पर संसद के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अच्छा, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो वो मैं आपको बता दूं, 108 के तहत आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, और 118 में लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर जो है कि इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? अगर कोई कानूनी विधेयक है तो दोनों में से किसी भी एक पटल पर रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में रखा जाए या फिर वो राज्यसभा में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 56 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो सकता है या हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है और लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोकसभा का अगर सत्रावसान होता है, अर्थात मानसून सत्र चल रहा था या शीतकालीन सत्र चल रहा था या ग्रीष्मकालीन या बजट सत्र चल रहा था, उस समय कोई विधेयक अगर पेश किया गया और वो उस सत्र में कानून नहीं बन पाया या उस पर प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई, तो वो सत्रावसान होने पर वो भंग नहीं होता, यानी कि व्यपगत नहीं होता है, बल्कि वो अगला जब सत्र बैठता है तो लोकसभा उस विधेयक पर चर्चा करती है, उसे पारित करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा पूछ रहा है कि राज्यसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया था, अर्थात राज्यसभा ने पारित किया था और लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या वो व्यपगत होगा, समाप्त होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये व्यपगत नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? विधि के प्राधिकार का मतलब होता है बिना नियम के, बिना कानून के आप न तो कोई कर लगा सकते हो और न ही उसे एकत्रित कर सकते हो। अगर आपको कोई कर या टैक्स लगाना है या आप उसे कोई एकत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कानून बनाइए, विधि बनाइए, तब आप टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ये प्रावधान आपके 265 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 265 में इस बात को कहा गया है। हम क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो संचित निधि पर से जो धन निर्गत होता है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी का नहीं, क्योंकि जब संचित निधि से धन निकालने की बात आती है तो उस पर केवल और केवल संसद का जो है कि क्या होता है, उस पर नियंत्रण होता है। और संसद में कौन होता है आपका? लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है, दोनों ही आती हैं इसमें।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियों निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। किसके नियंत्रण में होती है? संसद के। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद इसकी अनुमति प्राप्त न कर ली जाए संसद की। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होगा। कहाँ पे होता है? तो ये होता है भारत की संचित निधि में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है, अदरवाइज वो पैसा नहीं निकल सकता। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्ययभार नहीं है? तो संचित निधि से मतलब उसका व्ययभार नहीं होता है। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। तो पूछा जा रहा है अनिवार्य रूप से संचित निधि से उसका व्यय नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते। तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते नहीं बल्कि सभापति के होते हैं वो। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और के वेतन और भत्ते। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं यह संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 267 इससे संबंधित है। और इसमें क्या लिखा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और यह राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होती है। जैसे संचित निधि 266 आर्टिकल में लिखी हुई है और वो संसद के नियंत्रण में होती है, उसी तरीके से आपकी आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इसका गठन किसी अति आवश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 और 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। इसका क्या कर सकता है? राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों यानी डिसबर्समेंट के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और पहले को देखें अगर हम, तो ये राजस्व विभाग नहीं बल्कि इकोनॉमिक जो कार्यालय है, आर्थिक विभाग कार्यालय जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता है, वो बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है, न कि राजस्व विभाग। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। अगर आप इस पर एलिमिनेट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे पहला होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, पहला होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, और 2 यहाँ है और 2 और ये 3 यहाँ है। तो आप देखेंगे लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल जो है कि, लेकिन सभी संवितरणों के लिए नहीं, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसलिए केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है कि बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है, संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, संचित निधि से कोई भी धन बिना उसकी अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। वहीं अनुच्छेद 266 में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती हैं, जैसे पीपीएफ जिसे हम कहते हैं, लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। और लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास है, अर्थात कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति के पास है। अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक कार्य विभाग दिया हुआ है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो इसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, या संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या नहीं व्यय कर सकते। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है, संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता उसे नहीं होती, वो उससे पहले भी व्यय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, लेकिन और भी इसके आर्टिकल हैं, आप उसे समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 109 में धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया दी हुई है, तो प्रक्रिया जो प्रोसीजर होता है वो 109 में है। 110 में धन विधेयक किसे कहेंगे उसकी परिभाषा दी हुई है। और 111 जो कि विधेयकों पर अनुमति, यानी इसी को हम वीटो की पावर कहते हैं, प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर होती है वो आर्टिकल 111 में होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। अगर परिभाषित की बात हो रही है तो 110 में आएगा, अगर विशेष प्रक्रिया की बात होती तो 109 में आता। क्वेश्चन नंबर 70, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। कौन कौन से? भारत सरकार के उधार लेने के नियमन, भारत की समेकित निधि की निगरानी, समेकित निधि ध्यान दीजिएगा। और आगे देख लेते हैं, किसी राज्य के खातों या लेखों की परीक्षा करना और उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित हों, जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन किया जाए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उनमें से धन निकालना। अगला ऑप्शन है, देखिए, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना और ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। भारत की संचित निधि, भारत के लोकलेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्यों के लोक लेखाओं की संपरीक्षा करना। तो ये सारे उपबंध जो हैं ये बताते हैं कि किसे हम धन विधेयक के रूप में जानते हैं। 71 प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि धन विधेयक में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही है। 72 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया। कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, तो ये दोनों ही संचित निधि में आते हैं, या यूँ कहें कि धन विधेयक में। अगला है संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध और जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है कि हम धन विधेयक में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जो जुर्माने और अर्थदंड से जो प्राप्त होती है प्राप्तियाँ, वो हमारी संचित निधि में चली जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं 73, निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कूट भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला दिया है
प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है? बिल्कुल। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता नहीं होता है? यह भी सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है? यह गलत है, क्योंकि 14 दिनों तक वो वित्त विधेयक को नहीं बल्कि धन विधेयक को रखती है, जिसे वो मनी बिल भी कहते हैं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। केवल धन विधेयक होता है जिसको वो हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। तो 5 और 6 दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। सभी स्टेटमेंट सही हैं, केवल 5 और 6 वाले ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आप इन दोनों को देखें कूट में कहाँ पे मिल रहे हैं, तो बी ऑप्शन में मिलेगा और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं पूछा गया है। तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया सकता है? यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर इसको बताता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, और अंतिम निर्णय इसी का होता है। मैं आपको बता दूं, जो 2017 में आधार कार्ड को कंपलसरी करने के लिए जो अधिनियम आया था, इसको लोकसभा के द्वारा धन विधेयक कह दिया गया था और धन विधेयक घोषित करके इस पर आगे कार्रवाई की गई, जिससे राज्यसभा में जो 14 दिन का प्रस्ताव रखने का समय होता है वो केवल बस रख सकते थे और इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती थी राज्यसभा। 76 धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है या नहीं है? तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ही केवल करेंगे, राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अब देखिए, वित्त विधेयक की बात हो रही है, मनी बिल हो गया, धन विधेयक चाहे वित्त विधेयक, तो ये सारे के सारे डी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि ये लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, कौन से सदन में? तो लोकसभा में पेश किया था धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जाता है? गलत, क्योंकि ये तो लोकसभा में आता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है? यह भी गलत, केवल और केवल लोकसभा में स्थापित होता है। धन विधेयक लोकसभा में इस पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? गलत, वो लोकसभा में ही किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता और कहीं वो पेश नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल और केवल 14 दिन का समय होता है उसके पास, और वो भी उसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है, और वो सिफारिश लोकसभा माने या ना माने ये उसका विवेकाधिकार होता है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह स्टेटमेंट गलत है, और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, यह बात सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा भी सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही मिल गया आपको, क्योंकि ये राज्यसभा में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती धन विधेयक की। 83 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। 84 है। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा कि यह लोकसभा में पूरा स्थापित किया था। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। 85 प्रश्न है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे? केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 86 क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, 14 दिनों तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
अगले प्रश्न को देखें, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो केवल और केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। अगर 14 दिनों तक उस पर कोई विचार या कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो इसे पारित समझ लिया जाएगा धन विधेयक के रूप में। यही एक इसकी विशेष अधिकार होता है लोकसभा का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। व्यय के बारे में बात तो कर रहा है लेकिन वो 110 में सम्मिलित विषयों से संबंधित नहीं है, तो केवल लोकसभा में प्रारंभ किया सकता है। गलत, जब वो 110 का मतलब हो गया धन विधेयक है ही नहीं तो किसी भी सदन में ला सकते हो, तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 110 के अंतर्गत धन विधेयक होता है जो केवल लोकसभा में आएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है ये 110 के अंतर्गत कोई भी विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, अर्थात वो धन विधेयक नहीं है, तो वो कोई दूसरा विधेयक होगा, उसमें व्यय से संबंधित कुछ बातें लिखी होंगी, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। तो वो सदन के किसी भी मतलब संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 92 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द का उल्लेखित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। यह बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम करती हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत होना जो 112 में दिया हुआ है और इसी को हम बजट भी कहते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों का प्रावधान करना, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षी पुनरावलोकन होना चाहिए। यह आखिरी दिया 5वां कि संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। अब कूट के आधार पे आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे। अच्छा, प्रश्न में क्या पूछा जाता कि कौन से जो है कि विधियाँ हैं जो संसदीय नियंत्रण पर कंट्रोल रखने का काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 5 तो हैं लेकिन 4 वाली नहीं है। क्यों? संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षी पुनरावलोकन होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाता है, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है या प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पैसे के मामले में ही कमज़ोर हैं यानी बजट के मामले में ही कमज़ोर हैं तो आपकी पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैर सरकारी का मतलब हो गया जो संसद में लोकसभा में जो सरकार बैठती है और सरकार के सिवाय जो बाकी लोग होते हैं अर्थात जो मंत्री नहीं होते हैं, चाहे वो सरकार के सदस्य हों या वो गैर विपक्षी सदस्य हों, मतलब विपक्षी सदस्य भी हो सकते हैं, उनके द्वारा विधेयक जो लाया जाता है उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में नहीं, अक्सर कई बार जो है कि पारित किया जा चुका है। वो अलग बात है कि उस पर स्वीकृति नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो गैर सरकारी अर्थात वो किसी मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया गया, बिना किसी मंत्री के पद वाले व्यक्ति से पेश किया गया। सामान्यतः इसको सदन में प्रस्तुत करने के लिए एक दिन भी निर्धारित किया गया है, शुक्रवार। प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को यह गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो दूसरा भी गलत है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे न तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, या उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, यह आपका 31 जनवरी को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बजट से एक दिन पहले, क्योंकि जो आपका बजट है उसे हम पेश करते हैं 1 फरवरी को। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ही जो है कि इसको प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ की? सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो जो देखिए लेखा अनुदान होता है, इसी को हम वोट एंड अकाउंट कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट भी इसको हम कहते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि जब 1 फरवरी को जब बजट रखा जाता है और अगर उसे पास होने में 1-2 महीने का समय लग जाता है, मान लीजिए अप्रैल तक वो बजट पास ही नहीं हो पाया, तो ऐसे में फरवरी से अप्रैल तक के जो सरकार के खर्चे होते हैं, उन खर्चों को चलाने के लिए सरकार को कुछ ऐसे पैसे चाहिए होते हैं जिस पे संसद की स्वीकृति न हो। तो इसीलिए वो लेखानुदान का प्रयोग करके संचित निधि से संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बजट पारित होने में अगर लंबित हो रहा है तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 100 है, संसद में लेखा के लिए वोट अर्थात कि वोट एंड अकाउंट की आवश्यकता क्यों होती है? जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता हो, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा न होती हो। कहने का मतलब है कि जब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है और उसे 31 मार्च तक उसे पूरा का पूरा प्रस्तुत कर लिया जाता है, अर्थात कि पारित कर लिया जाता है। अगर नहीं हो पा रहा है इस समय तक, लगता है कि अभी इसमें और समय लगेगा, अभी इसमें और विवाद होगा, अभी और चर्चाएं होंगी, तो इस समय सरकार को कुछ खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वोट एंड अकाउंट का प्रयोग करती है संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, लेखानुदान और अंतरिम बजट दोनों के बीच अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट। स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय अथवा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं, मतलब आय और व्यय दोनों ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पूछा जा रहा है स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का और जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट का, तो यहीं पे यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको पूरी तरीके से कि बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान वोट एंड अकाउंट संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। देखिए स्थायी सरकार भी और कार्यवाहक सरकार भी। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं और यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103, सामान्य
वित्तीय विधायन के चरण में सम्मिलित होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण करना, बजट पर चर्चा करना, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखा अनुदान करना, वित्त विधेयक को पारित करना। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में सम्मिलित क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट पहले प्रस्तुत होता है, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित करना भी होता है और वित्त विधेयक को भी पारित करना होता है। लेकिन लेखा अनुदान की बात यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि लेखा अनुदान का तो मतलब ही है कि बजट जब तक पास ना हो पाए तब तक अपने खर्चों को चलाने के लिए आप लेखा अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बजट की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन काटेंगे, यहाँ काटेंगे और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, सही है। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, यह भी सही है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक, यह भी सही है। धन विधेयक, और यह भी सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इन चारों पर ही चाहिए होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संघीय संबंध जो होता है वो संघीय बजट से होता है। तो कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव जो है कि आपके बजट से संबंधित है। आइए इस प्रस्ताव पर कुछ चर्चा करते हैं। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव, बजट पेश होने पर अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते लेकिन कमी कर सकते हैं। और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें होता है कि नीति निर्मोदन कमेटी, अर्थात कि जो नीति होती है उसकी हम कटौती करते हैं, सांकेतिक कटौती और मित व्ययिता कटौती होती है। तो 3 प्रकार की कटौतियाँ होती हैं। अगला है स्थगन प्रस्ताव, किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 106, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कि आपको जो है कि कुछ ना कुछ पैसे की धनराशि को कम करना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नीति निर्मोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मित व्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, 100 रुपया यानी कि 100 रुपीज़ कम कर दिया जाए। और इसके बाद आपका दे रहा है लेखानुदान, जो कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो देखिए लेखानुदान में पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है, केवल 1 से 2 महीनों के लिए या 1 महीने के लिए भी हो सकता है, जब तक बजट पास नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, ध्यान आकर्षण सूचना के संदर्भ में या इसके प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया जाता है। तो ध्यान आकर्षण का जो होता है वो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जो है कि इसको लाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें 109, भारत की संसद किसके द्वारा या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। तो स्थगन प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न और प्रश्नकाल, इन तीनों के माध्यम से ही संसद सरकार के ऊपर अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखता है। तो 109 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव अभी हमने पढ़ा। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। और इन्हीं में एक अनुपूरक प्रश्न होता है जिसमें कहा जाता है कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं। वे प्रश्न 3 श्रेणियों में होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसी को हम अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास की लेक्चर्स, और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।